सोचिए, एक ऐसा अंडरडॉग जो बिल्कुल मामूली बैकग्राउंड से आता है, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े साम्राज्यों को हराता ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के एडमिनिस्ट्रेशन का नक्शा ही बदल कर रख देता है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे ही बेमिसाल योद्धा और विजनरी की बात करने वाले हैं जिसने सच में भारत के भविष्य की मजबूत नींव रखी। तो चलिए सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। इतिहास के सबसे चौंकाने वाले आंकड़ों में से एक है सिर्फ 5। जी हाँ, शेरशाह सूरी का पूरा शासनकाल महज 5 साल का था, 1540 से लेकर 1545 तक। बस जरा सोचिए, इतने कम समय में तो आमतौर पर एक शासक ठीक से अपनी गद्दी तक नहीं संभाल पाता है, राइट? लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इतने छोटे से टाइम फ्रेम में उन्होंने जो बुनियादी सिस्टम्स बनाए हैं ना, वो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं और काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारा आज का मॉडर्न सिक्का यानी रुपया हो, 3400 किलोमीटर लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड हो, या फिर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड पोस्टल सिस्टम, ये सब कुछ लिटरली उसी छोटे से 5 साल के दौर की उपज है। आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। 1. द 5-year miracle. 2. rise of Sher Khan. 3. a great administrator. 4. major battles. 5. the tragic end. और आखिर में 6. immortal legacy. एक उपेक्षित बेटे से लेकर आधुनिक राज्य के निर्माता बनने तक की कहानी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से। 1. द 5-year miracle. एक ऐसा अल्पकालिक शासन जिसका असर हमेशा के लिए दर्ज हो गया। शेरशाह सूरी की कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास पता है क्या है? उनका अपना साम्राज्य तो मुश्किल से टिका, लेकिन उनका बनाया हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लूप्रिंट हमेशा के लिए अमर हो गया। मतलब वो एक खूंखार और जबरदस्त योद्धा तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उनकी असली जीनियस उन सिस्टम्स को बनाने में थी जिनकी बाद के राजवंशों को सख्त जरूरत पड़ने वाली थी। 1540 से 1545 का वो दौर एक ऐसा समय था जहां उनकी कलम उनकी तलवार से कहीं ज्यादा ताकतवर और असरदार साबित हुई। अब आते हैं दूसरे भाग पर। 2. राइज ऑफ शेर खान। कैसे एक उपेक्षित सा फरीद एक खूंखार शेर बन गया। कहानी शुरू होती है सासाराम से, जहां एक अफगान जागीरदार के घर फरीद खान का जन्म हुआ। यही शेरशाह का असली नाम था। परिवार में उन्हें काफी इग्नोर किया जाता था, तो उन्हें पढ़ाई के लिए जौनपुर भेज दिया गया। और वहीं जौनपुर में उनके टीचर मौलवी दवान ने एक बहुत ही गजब की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था, तेरा नाम फरीद है, लेकिन अगर तूने मेहनत की तो लोग तुझे शेर कहेंगे और इतिहास तुझे अमर कर देगा। और आपको बता दूं, इसी जगह पर फरीद ने बहुत ही कम उम्र में फारसी, अरबी और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की एकदम गहरी समझ हासिल कर ली थी। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये भविष्यवाणी सच कैसे हुई? खैर, ये किस्सा किसी एक्शन फिल्म जैसा है। एक बार किशोर फरीद एक शिकार यात्रा पर गए थे, तभी अचानक एक भयंकर बाघ ने हमला कर दिया। बाकी सब लोग तो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन फरीद अपनी जगह पर डटे रहे। उन्होंने अकेले सिर्फ अपने भाले से उस खूंखार जानवर को वहीं ढेर कर दिया। और उनके इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले साहस को देखकर बहार खान लोधी ने उन्हें शेर खान की शानदार उपाधि से नवाजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की ओर। 3. अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। एक ऐसा विजन जिसने पूरे उपमहाद्वीप को फिर से खड़ा कर दिया। अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जिसने एक अफगान योद्धा को एक अद्वितीय दूरदर्शी प्रशासक में बदल दिया। अगर हम उनके ऑर्गेनाइजेशनल मास्टर क्लास की बात करें तो उन्होंने 3 सबसे अहम विभागों की पूरी काया पलट कर दी। सबसे पहले करेंसी। उन्होंने एक समान चांदी का सिक्का लागू किया जिसे हम आज रुपया कहते हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उन्होंने बंगाल से लेकर पेशावर तक पूरे 3400 किलोमीटर लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवा दी, जिसने पूरब और पश्चिम को सीधे जोड़ दिया। और रेवेन्यू सिस्टम, वहां तो उन्होंने बाकायदा जमीन की नपाई करवाकर किसानों को लिखित रसीदें या पट्टे देने शुरू कर दिए ताकि जमींदार उनका शोषण न कर सकें। एकदम गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर में जो क्रांति वो लाए वो अपने समय से बहुत आगे थी। हर 4 किलोमीटर यानी 2 कोस की दूरी पर सराय या रेस्ट हाउसेस बनाए गए और हर सराय में चिट्ठियां पहुंचाने के लिए घोड़े तैनात रहते थे। ये उनका जबरदस्त पोस्टल सिस्टम था। सबसे बेहतरीन बात ये थी कि ये सराय हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुली थी। ये उनका एकदम स्ट्रिक्ट सेक्युलर जस्टिस सिस्टम था।
इसके अलावा सेना में करप्शन रोकने के लिए उन्होंने सैनिकों की डायरेक्ट भर्ती और घोड़ों की टैगिंग का सिस्टम भी शुरू किया। क्या विजन था उनका। अब रुख करते हैं चौथे भाग का 4 मेजर बैटल्स, वो लड़ाइयां जहां उन्होंने शक्तिशाली मुगलों को भी अपने दिमाग से मात दे दी। एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर होने के साथ साथ उनका मिलिट्री माइंड भी गजब का शार्प था। शेरशाह सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ते थे, साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजी और परफेक्ट टाइमिंग ये उनके सबसे बड़े हथियार थे। 1538 की बंगाल विजय से लेकर 1545 के कालिंजर अभियान तक उन्होंने जीतों की झड़ी लगा दी। लेकिन 1539 का चौसा का युद्ध सबसे खास है। सोचिए, बारिश, बाढ़ और कीचड़ का माहौल है और शेरशाह ने रात के घने अंधेरे में अचानक ऐसा सरप्राइज अटैक किया कि उस वक्त के ताकतवर मुगल सम्राट हुमायूं को अपनी जान बचाकर भारत से भागना ही पड़ गया। इसके बाद कन्नौज और राजपूताना के अभियानों ने उन्हें भारत का निर्विवाद शासक बना दिया। पर इतिहास हमेशा एक सी चाल नहीं चलता। भाग 5 द ट्रैजिक एंड, कालिंजर किले की वो मनहूस आग। साल था 1545। बुंदेलखंड के रणनीतिक कालिंजर किले पर कब्जा करना शेर शाह के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन वहां घेराबंदी के दौरान असल में हुआ क्या? आइए इस सस्पेंस को समझते हैं। सेना ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था और तोपों से भारी गोलाबारी चल रही थी। जीत बस चंद कदमों की दूरी पर थी। लेकिन तभी अचानक एक तोप से निकली चिंगारी उड़कर पीछे की तरफ आई और सीधे बारूद के एक बहुत बड़े ढेर में जा गिरी। पलक झपकते ही एक भयंकर विस्फोट हुआ। शेरशाह वहीं मोर्चे पर सबसे आगे थे और बुरी तरह झुलस गए। किला तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन इस जीत की आग ने 22 मई 1545 को इस महान विजनरी की जान ले ली। और अब आखिरी भाग 6 इमॉर्टल लेगेसी, कैसे एक इंसान चला गया पर उसका विचार हमेशा के लिए जीवित रहा। शेरशाह के गुजरने के बाद उनके सम्मान में सासाराम में एक बेहद शानदार मकबरा बनाया गया। लेकिन उनके जाने के बाद सत्ता का क्या हुआ? यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो एकदम चौंकाने वाला है। एक तरफ सूर्यवंश ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, उनके वंशज सत्ता संभाल ही नहीं पाए, और 1556 में पानीपत में हेमू की हार के साथ मुगलों की वापसी हो गई। पर दूसरी तरफ शेरशाह के विचारों का ग्राफ तेजी से ऊपर गया। सम्राट अकबर ने शेरशाह के ही टैक्स और रेवेन्यू सिस्टम को ज्यों का त्यों अपना लिया। और तो और बाद में अंग्रेजों ने भी उसी पोस्टल और रोड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जो शेरशाह ने बनाया था। मतलब उनका वंश भले ही जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन उनके दुश्मन साम्राज्यों को राज करने के लिए पूरी तरह से उन्हीं के ब्लूप्रिंट पर निर्भर रहना पड़ा। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनका असर आज भी जस का तस मौजूद है। आज के समय में भी शेरशाह सूरी की न्याय, राजस्व और संचार प्रणालियां मॉडर्न यूपीएससी और एसएससी जैसी भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेटिव परीक्षाओं के लिए कोर केस स्टडीज बनी हुई हैं। ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि कैसे किसान के बेटे ने इंडियन गवर्नेंस का एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे आज के टॉप ऑफिसर्स भी बारीकी से पढ़ते हैं और समझते हैं। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दमदार और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल पीछे रह जाता है। जरा कल्पना कीजिए, क्या होता अगर शेरशाह सूरी 10 साल और जीवित रह जाते? क्या मुगल साम्राज्य कभी दोबारा खड़ा हो पाता? क्या हमारे भारत का इतिहास पूरी तरह से कुछ और ही होता? ये सच में एक बेहद दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट है जिस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इतिहास की ऐसी ही अद्भुत गहराइयों के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।